वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं सिंधुरम। मूवी की शुरुआत में हम श्री रामनगर नाम के एक गांव को देखते हैं जो इस समय काफी मुसीबत में है। सुबह सुबह त्यागी नाम का एक पत्रकार उस गांव के हालचाल जानने के लिए आता है, लेकिन तभी अचानक पुलिस वहां आकर उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले पुलिस उसे ठीक से पकड़कर उससे कुछ पूछताछ कर पाती, उससे पहले ही त्यागी कहता है मेरी जिंदगी सिंघम के नाम है। ऐसा कहकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कटाने से अपना गला काटकर खुदकुशी कर लेता है। अब दूसरे दिन गांव के पास के जंगल में गांव के सूरमा सिंघम की अपने कुछ साथियों के साथ एंट्री होती है। और हाँ दोस्तों, ये कोई बाजीराव सिंघम नहीं है, बल्कि उस गांव में रहने वाले नक्सलवादियों का बॉस है, जहां उन लोगों ने शोले के गब्बर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। अब त्यागी की मौत का बदला लेने के लिए जिस इंसान ने उसकी खबर पुलिस को दी थी, उसे सिंघम मारकर पुलिस स्टेशन के बाहर लटका देता है। एक्चुअली सिंघम एक क्रांतिकारी संगठन लाल सलाम कॉमरेड का हिस्सा है और ये संगठन किसानों और आम जनता के साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ता है और त्यागी भी इसी संगठन का एक खबरी था। लेकिन अब वो मर चुका है तो संगठन को उसकी जगह किसी और को रखना होगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उस गांव के सबसे बड़े जमींदार ईश्वर और किसानों के नेता नरसिम्हा का परिचय होता है, जहां दोनों ही एक दूसरे से किसानों के वेतन को बढ़ाने के मामले में लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह ईश्वर क्रांतिकारियों को मानता है। पुलिस स्टेशन के पास में एक दुकान होती है जिसका मालिक रवि है, जो कि एक नौजवान लड़का है। वो पुलिस स्टेशन में हुई सारी बातें सिंघम से कहता है और सिंघम से उसके क्रांतिकारी जीवन के बारे में बहुत कुछ पूछता है। फिर उसके बाद सिंघम उसे इस क्रांतिकारी जीवन की मुश्किलों के बारे में समझाता है। अब एक दिन ईश्वर रेड्डी की बहन शीर्षा अपने गांव में वापस आती है और आते ही अपने भाई से कॉफी पीने के बारे में जिक्र करती है। फिर उसके भाई के कहने पर वो रवि की दुकान पर कॉफी पीने के लिए आती है। वहाँ उसको पता चलता है कि रवि उसका कॉलेज फ्रेंड है और फिर वो दोनों आपस में काफी अच्छी बातें करने लग जाते हैं। उसी समय वहीं दुकान पर एक आदमी अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके बाद रवि और शीर्षा उस आदमी को तुरंत ही अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन वो आदमी बच नहीं पाता। तभी रवि और शीर्षा को पता चलता है कि उस आदमी की जमीन एमआरओ ऑफिस में गिरवी पड़ी है और किसी जमींदार ने धोखे से उसकी जमीन को अपने नाम करवा लिया। इसी वजह से शायद उस आदमी ने खुदकुशी कर ली। फिर तुरंत रवि और शीर्षा एमआरओ ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बैठा आदमी उनकी एप्लीकेशन को डिस्प्यूटेड लैंड करके फेंक देता है। लेकिन शीर्षा उसे उसी वक्त थप्पड़ मार देती है और एक कॉल लगवाकर उस ऑफिसर को डिसमिस करवा देती है। फिर एक आदमी शीर्षा से पूछता है कि आप कौन है, तो शीर्षा कहती है इस गांव की नई एमआरओ। ये सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब शीर्षा उस गांव की नई एमआरओ बनकर वहां पर पोस्टिंग के लिए आई है। अब एक दिन ईश्वर रेड्डी शीर्षा से कहता है कि जिस आदमी को तुमने निकाला वो रोते हुए मेरे घर आया था और अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। तब शीर्षा कहती है कि आंसू तो पहुंचे भी जा सकते हैं, लेकिन वो आदमी जो उसके ऑफिस के चक्कर काटते काटते मर गया वो वापस नहीं आ सकता। गाँव के डिपार्टमेंट वाले अगर अच्छा काम करें तो कभी गाँव वाले उन नक्सलियों के पास नहीं जाएंगे। हमारी बेईमानी उनकी मजबूरी बन जाती है। ये सुनकर ईश्वर रेड्डी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अब इसके बाद शीर्षा सारे किसानों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाती है और किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाती है। ये देखकर ईश्वर भी अपनी बहन की बातों का मान रखता है और ये सब देख रवि शीर्षा से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसको चाहने भी लगता है। रवि ये सारी बातें सिंघम से जाकर कहता है, लेकिन सिंघम रवि से कहता है कि गांव के अगले चुनाव में जीतने के लिए ईश्वर और उसकी बहन की ये कोई स्ट्रेटेजी है। इसके बाद शीर्षा डायरेक्ट रवि को नक्सलवादियों से मिलने के लिए उसके साथ आने के लिए कहती है। ये सुनकर तो हमारे भाई रवि के पसीने ही छूट जाते हैं, पर भाई ठहरा लड़की के पीछे पागल, तो रवि शीर्षा की बातों को पागल मजनू की तरह मान ही लेता है। लेकिन रवि की किस्मत तो देखो कितनी अच्छी है, नक्सलवादियों से उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाती। उसी रात रवि सिंघम का लेटर लेकर किसानों के नेता नरसिम्हा के पास आता है और उसे वो लेटर दे देता है, जिसमें लिखा होता है कि इस बार किसानों की तरफ से चुनाव में नरसिम्हा किसानों के लिए लड़ेगा। अब सिंघम को अपने पीछे होता देख नरसिम्हा भी चुनाव के लिए हाँ कर देता है। इस तरह ईश्वर को लग रहा होता है कि चुनाव में उसके सामने कोई नहीं लड़ रहा है, पर नरसिम्हा को अपने सामने खड़ा देखकर ईश्वर गुस्से से लाल पीला होने लग जाता है। उसके बाद दोनों चुनाव पार्टी की ओर से इलेक्शन के लिए जोरों शोरों से प्रचार शुरू हो जाता है। उसी बीच ईश्वर के चाचा ईश्वर को नक्सलवादियों को मारने के लिए उकसाते हैं और दूसरे ही दिन कुछ गुंडे मिलकर नरसिम्हा को गांव के बीच में ही मार देते हैं, जहां नरसिम्हा रवि के हाथों में दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर शीर्षा रवि से मिलने के लिए जाती है और उसे आज ऑफिस न आने की वजह पूछती है। तभी उदास रवि शीर्षा से कहता है कि तुम्हारे भाई ने नरसिम्हा चाचा का खून कर दिया। ये बात सुन शीर्षा अपने भाई के पास जाकर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ईश्वर कहता है कि मैंने ये नहीं किया। लेकिन शीर्षा फिर कहती है कि मैंने कल तुम्हें किसी के साथ पैसों का लेन देन करते हुए देख लिया था और मुझे तुम पर अब शक हो रहा है।
लेकिन ईश्वर फिर कहता है कि मैंने ये नहीं किया। पर अब शीर्षा को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही नरसिम्हा की मौत की खबर नक्सलवादियों को पता चलती है तो सिंघम और उसके साथी नरसिम्हा की मौत का बदला लेने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं, जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग ईश्वर को किडनैप कर लेते हैं। और तभी हम एक लाल गमछे वाले अनजान आदमी को देखते हैं जिसका इस हादसे में कोई ना कोई रोल तो जरूर है। और दूसरी तरफ ईश्वर की पार्टी के लोग और पुलिस ईश्वर को चारों ओर ढूंढने लग जाती है, लेकिन ईश्वर उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी उन्हें अचानक ईश्वर की लाश एक खेत के गड्ढे में मिलती है जिसे सिंघम और उनके आदमियों ने ही मार डाला। अब अपने भाई को मरता देख शीर्षा बहुत रोने लगती है। इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए शीर्षा के ताऊजी उसको बहला फुसलाकर चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लेते हैं। इस बात की खबर सिंघम को लगते ही वो रवि से शीर्षा को चुनाव से दूर रहने के लिए कहता है। सिंघम जानता है कि रवि शीर्षा से प्यार करता है, इसीलिए वो उसको लाल सलाम संगठन के प्रति अपने फर्ज के बारे में समझाता है। लेकिन बेचारा रवि अब अपने प्यार और लाल सलाम संगठन के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गया है और काफी देर सोचने के बाद रवि शीर्षा के पास चला ही जाता है और अपने भाई के गम में बैठी शीर्षा को वो कॉफी में पाउडर पिला के देता है और फिर शीर्षा को लाल संगठन के हवाले कर देता है। इसके बाद जब शीर्षा को होश आता है तो वो खुद को जंगल में पाती है जहाँ उसको पेड़ से बांधा हुआ है। तभी वो सामने रवि को और लाल संगठन को देखती है। रवि को अपने सामने देख शीर्षा काफी हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि रवि भी इन नक्सलवादियों के साथ मिला हुआ है। तभी सिंघम शीर्षा को दो ऑप्शन देता है कि या तो तुम चुनाव से पीछे हट जाओ या फिर तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर सिंघम रवि के हाथ में एक गन और एक कागज देकर अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद शीर्षा फिर रवि से कहती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? रवि कहता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, इसके पीछे एक वजह थी। इसके बाद वो अपने पास्ट की स्टोरी सुनाता है जिसमें वो कहता है कि मैं एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता था। और फिर हमें पता चलता है कि कॉलेज के वक्त रवि और शीर्षा दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और उन दिनों भी रवि शीर्षा के लिए कॉफी बनाया करता था। अब रवि एक दिन फाइनली स्टेट लेवल पर बैडमिंटन खेलने के लिए सिलेक्ट हो जाता है जिसकी उसे काफी खुशी भी होती है और रवि की लाइफ में सब कुछ सही होने वाला था। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब उसी की कॉलेज का एक दूसरा लड़का रवि की कामयाबी और शीर्षा का बढ़ता प्यार देखकर मन में जलने लगता है और रवि को पेपर लीक करने के जुर्म में फंसा लेता है। इसके बाद सभी उसे कॉलेज से निकलवा देते हैं जिसके आरोप में पुलिस उसको पकड़ कर लेके जाती है। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद रवि की जिंदगी एकदम खत्म हो चुकी थी। अब पेपर लीक का केस लगने के बाद पुलिस वाले भी रवि के गरीब पिता से उसे छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपए जुर्माना मांगते हैं। फिर अपने बेटे को बचाने के लिए रवि के पिता 2 लाख रुपए जुर्माना जमा कर ही देते हैं। उसके बाद रवि रिहा हो जाता है, लेकिन बाद में उनकी जमीन जमींदार द्वारा धोखे से हड़प ली जाती है और वो उस जमीन को अपने नाम पर कर लेता है। ये सब देख रवि के पिता को दिल का दौरा पड़ता है जिससे उनकी मौत हो जाती है और इसका बहुत बड़ा दुख रवि को होता है। अब वो ठान लेता है कि वो उस जमींदार को छोड़ेगा नहीं। इसके बाद वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस जमींदार को मारने की कोशिश करता है। तभी उसे पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं, जिसके बाद उसके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उसके बाद वो अपनी लाइफ में काफी परेशान सा हो जाता है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसकी गलती ना होकर भी उसे इस केस में फंसाया गया था। और तो और अब जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसकी आवाज दबा दी गई और उसे हर बार दोषी ठहराया गया। तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है सिंघम की, जो कि एक नक्सली संगठन का हिस्सा था, जिसके बाद उस जमींदार को नक्सलियों द्वारा मार दिया गया जिसकी वजह से उसके पापा की मौत हुई थी। और अब वो आगे कहता है कि इसके बाद से मुझे नक्सलियों ने अपना खास मेंबर बना लिया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम रवि को शीर्षा से बात करते हुए सुनते हैं, जहां वो अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा होता है कि वो इस दुनिया के जुल्म से तंग आकर किस तरह से लाल संगठन का हिस्सा बना। और साथ ही रवि शीर्षा को लाल संगठन की स्पेशलिटी के बारे में भी बताता है। अब रवि की बात सुनकर शीर्षा उसे और संगठनों के पीछे की सच्चाई बताती है जिसका सहारा लेकर लोग बर्बाद हो चुके हैं। असलियत को जानने के बाद भी रवि शीर्षा से ये चुनाव ना लड़ने के लिए पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। शीर्षा उसे काफी समझाती है लेकिन रवि कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता, इसलिए शीर्षा उन पेपर्स पर साइन कर ही देती है और गांव छोड़कर वहां से चली जाती है। अब उसी दौरान लाल सलाम जैसे नक्सलवादियों के रवैये से परेशान होकर सरकार द्वारा एक नए पीआई प्लानी की श्री रामनगर में पोस्टिंग होती है, जिसके आते ही गाँव में उसका भौकाल मच जाता है। पीआई ने आते ही अपने कुछ खबरियों को नक्सलवादी और लाल सलाम संगठन के लोगों की खबर इकट्ठा करने का काम दे ही दिया है और सभी खबरों के हाथ में एक फल जैसा बॉम्ब दे दिया है, जिसके माथे पर लगा बटन दबाते ही बॉम्ब फट जाता है और आसपास के सभी लोग जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह पीआई को पता चलता है कि रवि के होटल में से कोई लाल सलाम संगठन का मेंबर है जो उनके लिए खबरी का काम कर रहा है। खबर मिलते ही पीआई रवि की होटल पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है, पर गलती से किसी दूसरे आदमी को पकड़ कर लेके जाता है। अब जिन नक्सलवादियों को वो पकड़ कर लेके आया था उनके साथ वो काफी बुरा बर्ताव करता है। अब होटल में हुए हंगामे को देखकर रवि तुरंत सारी खबर जंगल में जाकर उनके सरदार सिंघम को बता ही देता है और रवि की बात सुनकर सिंघम रवि को अपने साथ लेके जाता है
वहीं दूसरी ओर नया पीआई एक के बाद एक नक्सलवादियों को पकड़कर मारे जा रहा होता है। तो इसी मारधाड़ को रोकने के लिए शिरीषा, जो काफी समय से गाँव से दूर रह रही थी, वो गाँव में इलेक्शन लड़ने के लिए फिर से आ जाती है। फाइनली गांव में आते ही सबसे पहले शिरीषा रवि से मिलने के लिए जाती है, पर रवि उसे कहीं नहीं मिलता और फिर इसी वजह से शिरीषा रवि की होटल पर एक पार्सल छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर लाल सलाम संगठन पीआई के आतंक से परेशान होकर उसे जान से मारने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें उन्होंने पीआई को जंगल से जाने वाले रास्ते में मारने की साजिश रची होती है। यहाँ शिरीषा के गाँव में वापस आते ही पीआई की मार धाड़ रुक जाती है और पीआई सब काम छोड़ शिरीषा की सुरक्षा में लग जाता है। एक दिन पीआई पलानी और शिरीषा दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों से जंगल के रास्ते वापस गांव की ओर जा रहे होते हैं, जहां आगे नक्सलियों ने पलानी को मारने के लिए अपने प्लान के मुताबिक रास्ते के बीच बॉम्ब लगाया हुआ है। रास्ते में आगे बढ़ते ही शिरीषा की गाड़ी तो खराब हो जाती है और वो पानी की गाड़ी में बैठ जाती है। अब पुलिस की कार को आता देख रवि और उसका साथी वहीं आगे छिप जाते हैं। तभी रवि को पता चलता है कि जिस गाड़ी को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं उस गाड़ी में शिरीषा बैठी हुई है। ये देखकर वो तुरंत पीआई पलानी की कार को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता और कार बॉम्ब की जगह पर जाते ही ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट में पलानी और शिरीषा दोनों ही बेरहमी से मारे जाते हैं। अब शिरीषा की मौत की खबर से रवि पर गहरा असर पड़ता है, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुका है। इसके बाद सिंघम उसे फिर समाज के सामने लड़ने के लिए तैयार करता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघम को पकड़ने के लिए उस गांव में एक नया मिलिट्री ऑफिसर सेबेस्टियन आता है, जिसे लगता है कि अब सिंघम का खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। अब अगले दिन हम रवि को देखते हैं, जो अपनी दुख भरी हालत को संभालते हुए अपने होटल में वापस आता है, जहां उसे शिरीषा का वो छोड़ा हुआ पार्सल मिलता है। रवि उस पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। उस रिकॉर्डर को सुनते ही रवि अचानक बहुत गुस्से में आ जाता है और दौड़ते हुए जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में अंदर जाते ही रवि देखता है कि सेबेस्टियन और उसके आदमियों ने सिंघम की पूरी गैंग को पकड़ लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रवि देखता है कि सिंघम और सेबेस्टियन दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये मिलकर वहाँ मौजूद लोग लाल संगठन टीम के सभी साथियों को एक एक करके मरवा देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस अंधाधुंध फायरिंग के दौरान एक बुलेट रवि को भी लगती है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। इसको देखकर उसके कुछ दोस्त उसे जल्द ही अस्पताल लेके जाते हैं और किस्मत से रवि बच जाता है। होश आते ही रवि जल्दी से अस्पताल के बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसको पता चलता है कि सिंघम ने अपने आप को सेबेस्टियन के सामने सरेंडर कर दिया है। ये खबर सुनकर रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, जिसके बाद रवि उसी रात लाल गमछा और काली चादर पहनकर सेबेस्टियन के घर जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देकर सेबेस्टियन से सिंघम का पता लगा लेता है। अब सेबेस्टियन को वहीं बेहोश करके वो सिंघम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार उसे सिंघम की लोकेशन पता चल जाती है, जहां वो उसे उठाकर उसी जंगल के एक पेड़ से बांध देता है। जंगल में सुबह जब सिंघम की आंख खुलती है तो वो रवि को अपने साथ रहकर एक नई टीम बनाने के लिए भाषण देता है। तभी रवि सिंघम को शिरीषा की वो टेप सुनाता है, जिसमें शिरीषा ने रवि से कहा था कि चुनाव से हटने के बाद शिरीषा अपने एक दोस्त के घर गई थी, जहां उसको पता चला कि उसकी दोस्त के पति का बिजनेस में लॉस हुआ है, जिसका कारण था सिंघम का संगठन। शिरीषा बताती है कि वो पहले ही सिंघम के काले कारनामों के बारे में जानती थी, इसलिए ज्यादा रिसर्च करने के लिए पुलिस स्टेशन में गई थी, जहां पूछताछ करने के बाद हमें पता चलता है कि सिंघम लाल सलाम संगठन के जरिए सिर्फ पैसे और सत्ता को हासिल करना चाहता था। उसके लिए नक्सलवादियों और खून खराबा सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया है, जिसकी हेल्प से एक्चुअली वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था। इसलिए उसने शिरीषा के भाई ईश्वर रेड्डी से इलेक्शन जीतने के लिए पैसे लिए थे और किसानों के नेता नरसिम्हा को भी मरवा दिया ताकि उसके खिलाफ कोई आवाज न उठा सके। और यही नहीं, पैसे मिल जाने के बाद जब सिंघम को लगा कि ईश्वर रेड्डी उसके लिए आगे चलकर मुसीबत बन सकता है, तो उसने अपने लोगों से उसको भी मरवा डाला। अब सिंघम की काली करतूत रवि को पता चल चुकी है और उसे समझ में भी आ गया है कि उसके साथ भी एक खेल खेला गया, जिसमें वो मजबूरी में आकर फंस गया। लेकिन सच्चाई पता चलने के बाद उसकी आंखें अब खुल चुकी हैं और अब वो सारे बेगुनाह लोग और अपनी शिरीषा को इंसाफ दिलाने के लिए उसे वहीं मार डालता है। और फाइनली सिंघम के मर जाने के बाद उस गांव में कोई नक्सलवादी नहीं बचता और इस तरह से श्री राम नगर नक्सलवादियों के आतंक से आजाद हो जाता है। जिसके बाद रवि उस गांव की जिम्मेदारी संभालने का जिम्मा लेता है और उस गांव में फिर वो हर किसी की मदद करने के लिए लग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।